आज हम आपसे एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा बस्तर से लेकर के दिल्ली तक है। ये शख्स जो है नक्सलियों में खौफ का पर्याय है और दिल्ली के लिए एक उम्मीद है। इस शख्स की योजनाओं से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है और आने वाले समय में बस्तर की एक नई तस्वीर दिखाई देगी। हमारे साथ हैं वही शख्सियत जिनकी हमने आपसे चर्चा कर रहे थे और उनका नाम है सुंदरराज पी, जो कि बस्तर के आईजी हैं। हम उनसे नक्सल ऑपरेशन को लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे कि नक्सल ऑपरेशन की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा कब और कैसे होगा। विस्तृत चर्चा हम सुंदरराज जी से करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज में सर आपका बहुत स्वागत है और हम लोग नक्सल मोर्चे पर चर्चा के लिए आपको आग्रह किया था और आपने बड़े उससे स्वीकारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल था, वास्तव में सवाल हमारे नहीं होते हैं, जनता के सवाल होते हैं। जनता जब हम लोगों से चर्चा करती है तो उन्हीं को हम लोग सवाल के रूप में लेते हैं। सर हम लोग आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा है कि आखिर सुंदरराज पी जी हैं कहाँ के और क्या उनकी एजुकेशन है। मैं सुंदरराज पट्टिलिंगम 2003 बैच का IPS ऑफिसर छत्तीसगढ़ कैडर का है। मूलतः हम रहने वाला कोयम्बतूर जिला तमिलनाडु का है और मेरा पढ़ाई भी शुरुआत में गांव में हुआ। उसके पश्चात मेरा BSc एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट करने के पश्चात वर्ष 2003 में UPSC सेलेक्ट होकर छत्तीसगढ़ कैडर आवंटन हुआ। तब से छत्तीसगढ़ कैडर आए थे अलग अलग पोजीशन में, ESP के रूप में ESP और DIG और वर्तमान में IG के रूप में बस्तर संभाग में सेवा देने के एक अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारा परिवार मूलतः एक कृषक परिवार है, जैसा अभी भी हमारा परिवार से अन्य जितना भी सदस्य खेती किसानी काम से जुड़ा हुआ। और जैसा मेरा एजुकेशन भी BSc एग्रीकल्चर साइंस में हुआ और परिवार के सभी सदस्य भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ। इस प्रकार का एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का फैमिली रहा मेरा। तो जब आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे तो आपने BSc भी जो है एग्रीकल्चर से ही की है, तो आपका प्लान था IPS बनना या कोई इंसिडेंट ऐसा था कि हम IPS बन गए? जिस समय हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमको इतना एक्सपोजर नहीं थे। हम लोग के दिमाग में ये बात है IAS IPS या अन्य जितना भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है सिर्फ उन लोग क्लियर कर पाएगा पहले से जिनके परिवार में कोई अधिकारी है या कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति होगा, उन्हीं की परिवार के बच्चे या IAS या IPS इस टाइप का सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर पाए करके हम लोग इसलिए उसी दिशा में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे या हमको आइडिया भी नहीं थे। बाद में हमारा जो कॉलेज के कुछ सीनियर्स एग्जाम्स क्लियर किया तब हमको समझ में आए थे, क्योंकि वो भी हम जैसा सामान्य कृषक परिवार से है, तब हमको समझ में आए थे ये एग्ज़ाम को यदि आप मेहनत करेगा, आप सही तरीके से उसको अप्रोच करेगा, आपको एग्ज़ाम्स आराम से क्लियर कर सकता है और सामान्य परिवार के भी जो बच्चे इस एग्ज़ाम्स में अपीयर होकर सफलता प्राप्त हो सकता है। तब हमको विश्वास आए थे, फिर हम ये तैयारी करना शुरू किया। फिर उसके बाद 2003 में जो एग्ज़ाम्स क्लियर हुआ और हमने सेवा देने के आप सबके बीच में अभी छत्तीसगढ़ आ चुके और तब से इधर आए थे। मतलब खासतौर पर बस्तर इलाका के जनता का सेवा करने का एक भाग्य मिला है और उसी हिसाब से हम लगातार अभी आप सब लोग के बीच में अभी इधर कार्यरत हैं। आप मेरिटोरियस रहे या एक सामान्य स्टूडेंट रहे? जैसे स्कूल की पढ़ाई के समय हम लोग का बहुत ज़्यादा इस टाइप का आइडिया नहीं थे, मतलब किस विषय पर हमको तैयारी करना है, किस चीज़ को हमको फोकस करना है, क्योंकि हमारा पूरा फैमिली भी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे और परिवार से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे जो ऑलरेडी कोई नौकरी में है, कोई सर्विसेज में है। हमको इस प्रकार का गाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई इस टाइप के ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए हम लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उस समय काफ़ी आगे एक्सलेंस में नहीं रह पाए थे, एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में थे। तब हम कॉलेज में आए थे, फिर तब हमारा सीनियर्स आगे एग्जाम्स वगैरह क्लियर किया, फिर हमको मोटिवेट किया, हमको रास्ता दिखाए थे, तभी हम इस स्थिति में आ पाए थे। उसमें हमारा परिवार के सदस्य, हमारा जो फ्रेंड सर्कल, हमारा कॉलेज के सीनियर्स, टीचर्स, सबका काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन सबके सहयोग से, उनकी सबकी मार्गदर्शन में हम इधर तक पहुंच पाए हैं। कभी आप फेल हुए हैं क्या?
जैसा एग्ज़ाम्स में फेल होने का मौका नहीं मिला या फिर फेल होने का परिस्थिति निर्मित नहीं हुआ। जैसा यूपीएससी एग्ज़ाम में भी लकीली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थे, तब हम तैयारी करके फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया थे, उसी में आईपीएस क्लियर हुआ थे। उसी वर्ष में मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, उसमें उत्तराखंड कैडर प्राप्त हुआ। फिर दोनों में हमने छत्तीसगढ़ में आईपीएस का सेलेक्ट किया, फिर इधर आकर आप लोगों के बीच में सेवा देने के एक अवसर प्राप्त हुआ। जब आपने पहली बार यूपीएससी क्लियर किया तो घर की प्रतिक्रिया क्या थी? उनको लगा था कि कर लेंगे या उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे एक बार में कर लिया? घर परिवार में भी उस समय भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज के बारे में आइडिया नहीं थे, और अभी भी जैसा हमारा कार्य को लेकर हम किस तरीके से क्या कुछ एक्शंस करते, ये सब चीज़ के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा उनका आइडिया नहीं था। उनके लिए हम सिर्फ ये घर के लाडले हैं। बाकी जैसा पेपर में या समाचार में उधर गांव में तब कुछ विषय आते हैं, वो लोग देखकर पढ़कर समझ लेते इधर कुछ ऐसा एक्शंस चल रहा है, इधर कुछ ऐसा कोई अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग भी कुछ योगदान रहा करके। लेकिन हमेशा परिवार और फैमिली फ्रेंड्स का सबका एक अच्छा सहयोग रहा, तब हम लगातार अपना घर परिवार छोड़कर इधर बस्तर में सेवा दे रहे थे। पीछे जो घर में कुछ समस्या होते फिर फैमिली के अन्य सदस्य, फ्रेंड सर्कल, ये सब लोग परिवार को देख रेख कर लेते। इस प्रकार के एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम उस विषय को लेकर हम काफ़ी फॉर्चुनेट और लकी रहा। आपके घर में और भी जैसे भाई बहन कोई अधिकारी हैं क्या? मैं घर में एकलौता हूँ, और मेरा और कजिन सर्कल्स में और बाकी अन्य जो फैमिली सर्कल्स में अभी मैक्सिमम लोग अभी भी खेती किसानी काम से जुड़ा हुआ, कुछ लोग और प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे थे। बाकी अन्य कोई सरकारी नौकरी में या सर्विसेज में कोई और नहीं है। और जैसा आने वाला भविष्य में देखते जैसे उन लोगों की क्या इच्छा होगा, उस हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन में जिसकी मर्जी उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं लोग। अच्छा, आप बहुत ही सरल और सहज हैं, आप बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमको अच्छे से याद है कि हम जब आपसे कभी मिले नहीं थे तो रायपुर से हम जब कभी भी फ़ोन किए तो आपकी उपलब्धता बड़ी आसान हमको लगी। तो जब आप इतने सरल और सहज हैं तो नक्सलियों के प्रति इतने कठोर कैसे हो गए? जैसे हमारा एक पर्सनल लाइफ होते, दूसरा अपना एक प्रोफेशनल एक लाइफ होते, करियर होते हैं। जैसा पर्सनल लाइफ में अपना नेचर है, अपना स्वभाव है, वो अपना परिवारिश है, और जिस सराउंडिंग से आप बिलोंग करते हैं, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, और अपना खुद के एक पर्सनल कैरेक्टर सबके ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब अभी भी कई लोग मुझे डाउट करते हैं आप पुलिस की नौकरी में सही में है क्या नहीं। जैसे दूसरे एक और इंटरव्यू में भी मैं इस बात को अनुभव को बताए थे। अभी भी हमारा गांव तरफ या जैसा अन्य जो रिलेटिव सर्कल्स में लोग पूछते मतलब आप पुलिस जैसा कई बार नहीं दिखते, मतलब वास्तव में आप पुलिस की सर्विसेज में या कोई प्रोफेशन टीचिंग वाला प्रोफेशन में करके इस प्रकार के एक बैकग्राउंड रहा है, एक जैसा पर्सनल कैरेक्टर रहा है। लेकिन तब हम प्रोफेशनल विषय पर आते हैं, हमारा सामने एक चुनौती है। चुनौती ये है मतलब बस्तर संभाग के अंतर्गत एक नक्सल समस्या विगत कई वर्षों से इधर का निर्दोष जनता का जान माल का दुश्मन बनकर खड़ा है, और इधर अनेक जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासी महिला बच्चों के जान चले जाने का नक्सलवाद कारण रहा। 2000 से अधिक हमारा जो निर्दोष लोग का नक्सल हिंसा में उनके जान चले गए थे। हमारा 1800 से अधिक जो हमारा जवानों को शहादत हुई इस नक्सल हिंसा के कारण से। इन सब परिस्थिति को देखकर हमको एक कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मतलब शासन के भी ये मंशा है, मतलब इस समस्या को जड़ से समाप्त करना। इसके लिए हमको एक योजना बनाना पड़ते, उसका क्रियान्वयन करना पड़ता। उसके लिए कभी आपको एक स्ट्रॉन्ग फुट को सामने डालना पड़ते। उसमें अगेन लकीली हमारा पास एक अच्छा टीम है। इसमें सभी बल सदस्य नीचे आरक्षक से लेकर हमारा सभी जो एसपी डीआईजीस और पुलिस मुख्यालय स्तर पर और शासन स्तर पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हमेशा मार्गदर्शन और सहयोग मिलते रहते हैं। इस प्रकार काफ़ी एक अच्छा टीम और अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जो प्रशासनिक टीम हो, इधर का मीडिया साथी हो या क्षेत्र का जो जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी वर्ग से हमको काफ़ी अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम इस अभियान में काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ने की परिस्थिति निर्मित हुआ और अभी परिणाम सबके सामने काफ़ी सकारात्मक रूप में हमको देखने के लिए भी मिल रहा है। अभी नक्सलवाद को लेकर के कुछ ज़्यादा ही एक्टिवनेस सुरक्षा बलों में दिखाई दे रही है। बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मौके भी दिए जा रहे हैं, राह विकल्प भी छोड़े जा रहे हैं उनको। और इन्हीं विकल्पों के बीच और एक्शन के बीच बसव राजू नाम के एक बड़े माओवादी नेता का एनकाउंटर होता है। इस बसव राजू को आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और आपको क्या लगता है कि बसव राजू के जाने के बाद नक्सल संगठन कितना कमज़ोर हुआ है? सीपी मोदी संगठन एक गैर कानूनी और प्रतिबंधित संगठन है। उसके नेतृत्व देखा जाएगा
आमतौर पर बाहर के जो माओवादी कैडर्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, इस प्रकार बाहर के माओवादी कैडर्स द्वारा सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर विगत लगभग तब से ये अस्तित्व में आए थे, तब से ये पीपल वार ग्रुप या सीपीएम माओइस्ट संगठन में जो इस टाइप के बाहर के कैडर्स की उनके प्रभाव रहा, वो लोग स्थानीय माओवादी कैडर को हमेशा एक फुट सोल्जर और एक ह्यूमन शील्ड ग्रुप में इस्तेमाल करते आते। इन सब के पीछे के साजिश का मास्टरमाइंड रहते थे जो गणपति, बसवराजू और देवजी, सोनू, इस प्रकार का जो बाहर के जो माओवादी कैडर खासतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, इनका हमेशा एक मास्टरमाइंड रहते, एक साजिश रहते। तब 21 मई 2025 को अबुझमाड़ के जंगल में डीआरजी के साथ हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन का सरगना, उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी रिकवर हुआ। तब सभी सुरक्षा बल को और क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स का एक विश्वास आ गई ये नक्सल संगठन का भी खात्मा दोनों बल संख्या के हिसाब से भी और विचारधारा के हिसाब से इसका खात्मा संभव है करके एक उम्मीद आ गई थे, क्योंकि विगत लगभग 30-40 वर्षों से माओवादी के हिंसात्मक चेहरा के रूप में ये बसवराजू, गणपति, देवजी, सोनी, इस प्रकार का कैडर्स रहा। इसलिए इनका अंत होने से, बसवराजू का अंत होने से सबके विश्वास आ गए थे, मतलब ये सीपीएम माओवादी संगठन आने वाला बहुत जल्दी और निकट इनका खात्मा होगा। और इसी हिसाब से जो संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में हमको शांति व्यवस्था स्थापित करके एक नया पहचान भी दिलाने का संभावना नजर आ रहा है। बसवराजू के बाद अब किसका नंबर है? बसवराजू के बाद अभी जितना भी अभी सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स है, हमेशा वो हम लोग के रेडार में रहते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनका गतिविधि क्या क्या है, उनके सब के बारे में हम लोग लगातार सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और उस हिसाब से अभियान भी संचालित होते रहते। अभी देखा जाएगा वर्ष 2024 और 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीनियर माओवादी कैडर हैं, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर है, जो स्टेट लेवल कमेटी मेंबर्स है, PLGA का कमांडर्स है, इस प्रकार सीनियर माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर हुआ है। और लगभग 450 से अधिक माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी इस 18 महीने की अवधि में हमने अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किया थे। और अभी सीपीएम माओवादी संगठन की पश्चात नेतृत्व करने के लिए कोई, मतलब बसवराजू के पश्चात नेतृत्व करने के लिए कोई और लीडरशिप हमको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये वैसा भी एक बैंड और इलीगल आउटफिट है, इसलिए इसकी किसी प्रकार का कोई सचिव या किसी प्रकार का कोई लीडर का आवश्यकता नहीं और आवश्यक होने भी हम नहीं देगा, क्योंकि एक संगठन आने वाला बहुत जल्दी उसका खात्मा सुनिश्चित होने वाला, इसलिए किसी प्रकार का नेतृत्व उसका आवश्यकता भी नहीं है और उसी दिशा में लगातार हम मजबूती से आगे बढ़ रहा है। माओवादियों को किस तरीके से लिया जाता है? क्या ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप है? वर्तमान में सीपीएम माओवादी संगठन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटॉर्शन ग्रुप के रूप में ही अभी अपना अस्तित्व है उनका, क्योंकि पहले जमीन जंगल की विचार को लेकर क्षेत्र की जनता को गुमराह करते हुए, उन्हें दिग्भ्रमित करते हुए कंपलसरी रिक्रूटमेंट के माध्यम से अपना संगठन में उनका ले जाते थे और कई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में उनका इन्वॉल्व किया जाता है। खुद इधर के जो स्थानीय आदिवासी कैडर के हाथों से इधर के स्थानीय आदिवासियों को हत्या की जाती है, कई प्रकार का जो वायलेंट एक्टिविटी में उनको शामिल की जाती है। इस प्रकार सीपीएम माओवादी संगठन का जो एक पुराना साजिश का इतिहास रहा है और वर्तमान में उनके पास जैसा कोई ऐसा लीडरशिप भी नहीं है और ये संगठन बिल्कुल उनके जो ग्राउंड लेवल पर उनकी समर्थन खत्म हो गई है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनके कॉरिडोर भी सिमटते जा रहा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी ये माओवादी संगठन का पूर्ण रूप से खात्मा होगा और इस इलाका में जो एक विकास कार्य को भी गति प्राप्त होगा और नया पहचान भी बस्तर क्षेत्र को प्राप्त होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट है या ऐसा कोई किस्सा है जो ये दर्शाता हो कि माओवादी कितने अमानवीय हैं और ये जनता को जानना बेहद जरूरी भी हो? माओवादी संगठन जैसा इसके पहले जितना भी उनके जो हिंसात्मक गतिविधि का यदि हिस्ट्री को हम देखेगा, वो सिर्फ आतंक के माध्यम से क्षेत्र में अपना उपस्थिति दर्ज करके रखने का, एक भय का वातावरण निर्मित करके रखने का उनका एक आइडियोलॉजी रहता है, उनके एक सिद्धांत रहते हैं। उसी के तहत जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते, यदि वो गांव के बुजुर्ग हो या बच्चे हो या कोई उनकी बात में समर्थन नहीं देते, उनका किसी न किसी आरोप पर उनका हत्या करना, ये उनके साजिश हमेशा माओवादी संगठन के रहते हैं। और जैसा 13 साल की जो पढ़ने वाला बच्चे का हत्या की गई थी अभी विगत 2 महीने पहले जो दक्षिण बस्तर इलाका में, और जैसा अनेक महिला जो जंगल में महुआ भी निकली जाते, आईडी के चपट में आकर उनका मृत्यु हो जाते। 3 ऐसा निर्दोष आदिवासी महिला नारायणपुर के जंगल में महुआ भी निकली
गए थे, आईडी की चपेट मारने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कई बेजुबान जानवर हैं वो आईडी की चपेट मारकर उनका डेथ हो जाते। जैसे छोटे बच्चे जो जैसे पढ़ने के लिए स्कूल जाते, रास्ते में माओवादी द्वारा लाया गया पोस्टर, उसका जाकर उसको निकालने की कोशिश किया, उसके नीचे आईडी लाकर जो उस बच्चे लोग का मृत्यु हुआ। जो यराबोर घटना में जहाँ पर 6 महीने के बच्चे उसका माओवादी द्वारा एक पूरा बस्ती को जला दिया गया, उसमें 6 महीने के बच्चे का इसमें जलकर उनका मृत्यु हुआ। और ऐसा अनेक उदाहरण है जहाँ पर माओवादी के क्रूर चेहरा है सबके सामने उजागर सामने आ रहे थे। और इन सब विषय को देखकर क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है जो नक्सलवाद के किसी प्रकार का सहयोग या समर्थन नहीं देने का, और उसी हिसाब से बहुत जल्दी ये माओवादी संगठन का अंत हम सबको देखने के लिए मिलेगा। हमारे चैनल पर जब भी कोई माओवाद से रिलेटेड खबर आती है तो उसमें तमाम लोग ये सवाल करते हैं कि हिडमा के बारे में पूछते हैं कि हिडमा आखिर कहाँ है। वर्तमान में जो सीपी माओवादी संगठन का जो बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर बारसदेव और पूर्व में जो कमांडर है जो हिडमा, इन दोनों के बारे में लोग का हमेशा एक ये रहते, मतलब उनके बारे में जानने के लिए उनकी गतिविधि क्या है और उनके अंत क्या होगा कैसा करके। जैसा हमेशा हम जो सीनियर माओवादी कैडर है जिसमें हिडमा भी शामिल है, बारसदेव भी शामिल है, इन सब के बारे में हम लगातार आसूचा इकट्ठा करते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारा अभियान भी संचालित करते हैं। सुरक्षात्मक कारणों से हम ये खुलासा नहीं कर सकते वर्तमान उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनकी गतिविधि क्या है, क्योंकि उसी आधार पर हमारा अभियान भी संचालित होते हैं। लेकिन जिस तरह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सभी माओवादी कैडर्स के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में सुरक्षा बल के पास स्पष्ट आसूचना है और उनकी कुंडली हम लोग के मालूम है। उस कुंडली में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आप हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर आत्मसमर्पण करिए, अन्यथा आपकी अंत काफ़ी गंभीर होगा। इस कुंडली में लिखा हुआ संदेश को ये समझ लेगा, समय रहते हुए आकर आत्मसमर्पण करेगा, उनके जीवन ठीक रहेगा। ये संदेश हिडमा के लिए भी लागू है, बारसदेव के लिए भी लागू होगा और सुजाता के लिए भी, देवजी, सोनू, गणपति, जो भी माओवादी संगठन में अभी वर्तमान में अंदर रहकर हिंसा के साथ कुछ गतिविधि अंजाम देने के लिए कोई साजिश रच रहा है, उन सब के लिए संकेत है। समय रहते हुए मतलब आकर आत्मसमर्पण करें और अपना एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपके सभी प्रकार का सहायता दी जाती है, अन्यथा आपका अंत काफ़ी गंभीर होगा। ये एक और सवाल तमाम लोग पूछते हैं कि जहाँ अभी जो सुरक्षा बलों के कैंप खुल रहे हैं, उन कैंपों के आसपास जो है माइनिंग की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए सुरक्षा बल के कैंप वहाँ खोले जा रहे हैं। क्या इस बात में सत्यता है? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का बस्तर संभाग के अंतर्गत जो परिस्थिति को बदलने का, नक्सल समस्या को समाप्त करना है, एक सकारात्मक पहचान दिलाने का एक इरादा है, बहुत स्पष्ट है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, विकास, ये मूल मंत्र है। और इसी को लेकर लगातार शासन की मंशानुरूप सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, सभी स्टेक होल्डर्स काम कर रहा है। और माओवादी की जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि उनका नेतृत्व लगभग समाप्त होते जा रहा है, उनके संख्या बल कम होते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनका कॉरिडोर ब्लॉक होते जा रहा है, इसी कारण से बौखलाहट में है। और माओवादी संगठन के नेतृत्व और उनकी जो समर्थक द्वारा जो अभियान के संबंध में, शासन की मंशा के संबंध में, या जिस प्रकार उनका अभी नुकसान हुआ, इन सब को हाइड करने के लिए, उन सब के लिए एक कवर अप करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार, जो इधर माइनिंग प्रोजेक्ट आएगा और बड़ा बड़ा जो उद्योग आएगा जिससे क्षेत्र की जंगल का नुकसान होगा, जनता से उनका अधिकार छीना जाएगा, इस प्रकार का एक दुष्प्रचार को अंजाम देने के लिए उनका एक साजिश है। क्षेत्र के जनता भी समझ चुकी है माओवादी के इस प्रकार का साजिश किसकी है, इस प्रकार के किसी भी बात में कोई विश्वास करने के तैयार नहीं है। और इधर जो भी विकास कार्य होगा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप और उनकी मर्जी अनुरूप ही होगा, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरिया है। इधर जैसा क्षेत्र की जनता का अधिकार है अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम को स्वीकृति देना है, किस प्रकार का काम को नहीं देना है और विकास कार्य कैसा होना है, इसका पूरा योजना क्षेत्र की जनता तय करेगा। अभी हाल फिलहाल में जो 2025 के जो पंचायत राज चुनाव हुआ, उसमें हमको काफ़ी अच्छा भागीदारी देखने के लिए मिला है। संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत बिना किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। जिस इलाका में पहले ये कोर्ट भी नहीं डलते, उन इलाका में काफ़ी अच्छा एक्टिव इलेक्शंस हुआ है, काफ़ी लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, वोटिंग हुआ।
प्रतिनिधि चुना गए थे, वो लोग अपना क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और आने वाले समय में जो क्षेत्र की जनता का अधिकार मिलेगा, उनका एम्पावरमेंट होगा, इन सब विषय को लेकर शासन काफ़ी गंभीर है और उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और माओवादी द्वारा फैले जा रहे इस प्रकार के दुष्प्रचार से किसी प्रकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्र की जनता शासन के मंशा को भी समझ लिया, जो उनकी हित की काम शासन करते उसकी समझकर सहयोग भी दे रहा है। दूसरी ओर जो नक्सल का जो साजिश उसको भी समझ लिया, इसलिए नक्सली की किसी प्रकार के बातों में कोई समर्थन नहीं मिलेगा। जब मार्च 2026 की बात होती है कि एक लक्ष्य तय किया गया है कि नक्सलियों को खत्म करने का, तो वास्तव में ये कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि वास्तव में नक्सलवाद खत्म होगा या सशस्त्र हिंसा वाला नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सली खत्म होंगे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है, जो प्रतिबंधित और गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन का गतिविधि को और उनकी जो हिंसात्मक घटनाओं को पूर्ण रूप से आने वाला बहुत जल्दी 2026 के समय तक समाप्त करने का, उसी दिशा में लगातार डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएफ, तमाम सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रूप में हम सबको नजर आ रहा है। इससे हमको पूरा विश्वास है जो नक्सलवाद आने वाला बहुत जल्दी समाप्त होगा, क्योंकि नक्सल हिंसात्मक गतिविधि और नक्सलवाद के विचारधारा दोनों का हम अलग अलग नहीं देख सकता, दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड विषय है। क्योंकि नक्सल विचारधारा या माओ के विचारधारा दुनिया में और कहीं सफल नहीं रहा है, मतलब जिस देश से वो जन्म लिया है, जो उस देश में भी माओवाद की विचारधारा का भी किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। और इधर भी जैसा भारत देश के अंतर्गत भी जहाँ जहाँ उसका जन्म हुआ नक्सलबारी विलेज में, उधर भी अभी काफ़ी विषय बदल गई है और सभी इलाके में लोग जान लिया, समझ लिया जो हिंसा के माध्यम से हमको किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परिस्थिति निर्मित नहीं कर सकता। इसलिए सभी इलाका में जो हिंसात्मक गतिविधि का समर्थन नहीं मिल रहा, उल्टा उनका खात्मा होते जा रहा है। और उसी को लेकर हमको पूरा विश्वास है जो नक्सल हिंसा भी खत्म होगा, जो आर्म्ड नक्सल कैडर्स का भी खात्मा होगा, साथ साथ जो नक्सलवाद का विचारधारा का भी समाप्ति होगा। और उसके अल्टरनेट विकल्प विचारधारा काफ़ी है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचार को लेकर जनता के बीच में जाते, उनका समर्थन मांगते, जनता उसका आकलन करते, अपना सहयोग समर्थन जिसको पसंद आते उनको देते। उसके लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ये उसके लिए प्रावधान, उसके लिए एक स्पेस है, उसी को लेकर अपना भारत का लोकतंत्र व्यवस्था काफ़ी मजबूत पहले भी रहा और आगे भी मजबूत होते जाएगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट की बात नहीं है। इधर अपना देश के अंतर्गत सिर्फ सकारात्मक और एक जैसे प्रोग्रेसिव एक विचारधारा की स्थान है। माओ जैसा किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक और नेगेटिव विचारधारा का बिल्कुल कोई स्थान नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद के पीछे फायदा किसको मिलता होगा? जैसा नक्सलवाद शुरू में तब 1967 में प्रारंभ हुआ, उस समय जल जमीन जंगल के विषय को लेकर, आदिवासी के हित की लड़ाई के बात को लेकर और अन्य कई विषय को लेकर जनता के बीच में अपना पकड़ को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा काफ़ी एक्टिविटी की गई थे। कई बार क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके अपना जाल में उनको फंसा दिया गया। कई बार कंपलसरी रिक्रूटमेंट की तहत उनको भर्ती की गई थे और इन सब के कारण से धीरे धीरे उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ते रहा है। एक समय में नेपाल की पशुपति से लेकर आंध्रा के तिरुपति तक एक लाल गलियारा स्थापित करने को उनका एक आइडिया थे। और वर्ष 2008, 9, 10, 11, 12 की अवधि में देखा जाए तो मतलब भारत देश के अनेक इलाके में जो माओवादी की हिंसा का जो ग्राफ है वो बढ़ते गए थे। लेकिन बाद में जिस तरीके से अभी शासन, प्रशासन, सुरक्षा बल सभी ने एक इंटीग्रेटेड योजना के तहत काम किया, उनका लाल गलियारा माओवादियों का वो सब जगह टूट गए थे। अभी मात्र सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उनका भी एक्टिविटी नजर आ रहा है और उन इलाका में भी अभी एक फोकस तरीके से हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। उसी को लेकर हमको पूरा विश्वास है जो कुछ सिक्योरिटी वैकम इलाका में जो माओवादी का भी गतिविधि नजर आ रहे थे, उन इलाका में भी आने वाला बहुत जल्दी उसका एक्टिविटी को हम समाप्त करके जो पूरा भारतवर्ष में और बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत जो शासन के एक मंशा है, उसका हम अचीव करने में निश्चित रूप से सफल होगा। मार्च 2026 तक आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा? अभी कितना बचा हुआ है? कितना 10%, 5%, 2% ऐसे?
जैसे 10 साल 15 साल की परिस्थिति की यदि हम तुलना करेंगे, वर्तमान में माओवादी गतिविधि सिर्फ 4-5 छोटे पॉकेट्स में सिमट गए थे बस्तर संभाग के अंतर्गत। जो बस्तर संभाग अपना पे काफ़ी विशाल एरिया है, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हम हमेशा केरल राज्य से हमको तुलना करते हैं, मतलब जो केरल राज्य से क्षेत्रफल से बड़ा, और कई यूरोपियन कंट्री से भी जो बस्तर इलाका क्षेत्रफल से काफ़ी बड़ा है। और उसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब काफ़ी घना जंगल क्षेत्र है, काफ़ी नदी नाला पहाड़ी क्षेत्र है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति है। इन सब चुनौती के देखते हुए, मतलब उसको सामने करते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक कदम मजबूती से आगे बढ़ते गए थे। और अभी वर्तमान में सिर्फ ऐसे 4-5 छोटे पॉकेट्स में जो माओवादी गतिविधि हमको नज़र आ रहा है, उन इलाका में भी हम जैसा काफ़ी इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान के तहत हम कार्रवाई कर रहे थे। और जैसा शासन के जो मंशा है, आने वाला 2026 तक माओवादी गतिविधि को समाप्त करना, ये टारगेट बिल्कुल संभव है। और ये टारगेट अचीव करने के स्थिति में हम मजबूती से एक कदम आगे बढ़ रहा है। और शासन की इस मंशा के पीछे ये भी एक मकसद है, क्योंकि बस्तर का एक पहचान है, पहले जो हिंसात्मक गतिविधि कारण से इधर IED ब्लास्ट होते हैं या कोई ग्रामीण का हत्या हो जाता है माओवादी द्वारा, इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि से बस्तर के एक नेगेटिव नैरेटिव बन गए थे। उसको बदलकर बस्तर क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्यता है, हमारे यहाँ चित्रकूट वाटरफॉल्स है, तीर्थगढ़ है, कुडुमसर केव्स है, इको टूरिज्म के लिए अभी काफ़ी संभावना है। बस्तर दशहरा अपने आप में एक यूनिक फेस्टिवल है, पूरा 75 दिन चलने वाला दुनिया के एकमात्र जो त्यौहार है। और जैसा अभी होम स्टे का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा है, और हेरिटेज टूरिज्म के लिए इस प्रकार काफ़ी अच्छा संभावना है, जिसको लेकर बस्तर के एक नया आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और लगातार उस दिशा में काम आगे बढ़ते जा रहा है। और बस्तर के लिए लोग सकारात्मक चीज़ों के लिए, इधर के प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, इधर के लिए कल्चर के लिए, इधर के हेरिटेज के लिए आने वाला समय में जाना जाएगा। और बस्तर क्षेत्र की युवा युवती को एक अच्छा अवसर मिलेगा, जो बाकी देश के अंतर्गत जितना भी जो महानगर जैसा दिल्ली होगी, बॉम्बे होगी, मुंबई होगी, और अन्य जो बड़ी बड़ी शहर बेंगलुरु होगी, लखनऊ होगी, उधर जितना भी सुख सुविधा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है, वो सुविधा हमारे क्षेत्र की जनता से क्यों वंचित हो जाते हैं। इस विषय को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, ताकि इधर के बच्चे को भी शिक्षा के लिए उतना ही अवसर मिले, इधर के युवा को भी रोजगार के लिए उतना अवसर मिले, इधर के क्षेत्र के नागरिक को भी शिक्षा के लेकर अपना दिनचर्या काम के लिए उतना सुख सुविधा मिले। उसी दिशा में शासन लगातार काम करते आ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इस ऑब्जेक्टिव में, इस मकसद से सफल होगा। आम धारणा है कि नक्सली बहुत अमानवीय हैं, और जब कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जब वो किसी सुरक्षा बल की हत्या कर देते हैं तो उसके साथ नाचते हैं और बड़ा क्रूर व्यवहार करते हैं। अभी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए जिसमें नक्सली एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों के जवान जश्न मना रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम लोग उन्हीं की राह पर चले जा रहे हैं, या हमारी कुछ टीम ऐसा कर रही है? जैसा पुलिसिंग और जो नक्सल विरोधी अभियान को लेकर हमारा एक फ्रेमवर्क है, जो कानूनी फ्रेमवर्क है, और एक SOP होते हैं, उसी के तहत हमको सभी कार्रवाई को करना पड़ते। हम हमारा सुरक्षा बल सदस्य को हमेशा इस बात को लेकर सेंसिटाइज करते हैं, आपको जनता से कैसे व्यवहार करना है, यदि कोई अभियान हो रहा है, कोई मुठभेड़ हो रहा है, उसमें आपका नियम कानून से कैसा अपना काम करना। क्योंकि कभी भी हम जंगल में क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए जाते, तब माओवादी द्वारा हमारे ऊपर हमला करते, हम एक सेल्फ डिफेंस में एक कानूनी प्रावधान है, उसी के तहत हम एक रिएक्शन हम करते हैं। उसी के तहत यदि आमने सामने मुठभेड़ में यदि सफलता होते, मतलब कई बार हमारा नुकसान भी हुआ, अभी हाल फिलहाल में हमको अच्छी सफलता भी प्राप्त हो रहा है, तब सफलता होते मतलब उसमें माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर होते, उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार करना है, उस सब चीज़ के लिए एक नियम कानून बना हुआ। और हमारे सुरक्षा बल सदस्य को हम हमेशा इस विषय को लेकर सेंसिटाइज करते रहते, क्योंकि माओवादी का एक हमेशा एक हिंसा के साथ देने वाला संगठन है, और उनका एक क्रूर चेहरा रहा है। इसलिए कभी कोई सुरक्षा बल के शहादत होते, उसकी जश्न मनाते हैं। सुरक्षा बल के शहादत, यदि कोई डेड बॉडी के ऊपर भी क्रूरता से वो लोग म्यूटिलेशन तक करते हैं, कोई जनप्रतिनिधि का हत्या हो जाते, उस पर भी वो लोग जश्न मनाते हैं, उसकी बॉडी के साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार करते, उसका काफ़ी म्यूटिलेशन तक करते हैं। इस प्रकार का माओवादी के क्रूर चेहरा रहा है, लेकिन सुरक्षा बल का
सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का एक कानूनी, एक मानवता चेहरा होना चाहिए। उसी को लेकर हम हमेशा अपना फोर्सेस को ब्रीफ करते हैं। और कई कोई इस टाइप का विषय आते हैं, मतलब कोई एग्जाइटमेंट के कारण से कोई इस प्रकार का कोई विषय यदि सामने आते, हम हमेशा अपना सुरक्षा बल सदस्य को इस विषय को लेकर उनका सही दिशा देते हैं। और आने वाले समय में सभी प्रकार के नियम कानून पालन करके हम अपना कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। और दूसरी ओर ऐसा भी कई उदाहरण है जहाँ पर जो बीच मुठभेड़ के समय जो यदि कोई घायल माओवादी हथियार छोड़कर यदि आत्मसमर्पण किया, उस मुठभेड़ में हमारा शहादत भी हुआ, फिर भी हम उस आत्मसमर्पित माओवादी का इलाज के लिए उनके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजे गए थे, उनके लिए हमारे जवान ने खून भी दिया। इस प्रकार कई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का भी उदाहरण है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा सुरक्षा बल सभी सदस्य अभी भी जैसा एक ह्यूमन अप्रोच के तहत, एक नियम कानून के तहत काम कर रहा है, आने वाले समय में भी उसी हिसाब से काम करेगा। यदि कहीं कोई विषय को लेकर अपना आपको सुधारने के लिए आवश्यक, तो निश्चित रूप से एक नियमित प्रक्रिया, उसमें हम अपना कार्रवाई को लेकर सुधार करते करते मजबूती से आगे बढ़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की सफाई का नेतृत्व आप कर रहे हैं, तमाम तरह के निर्देश आप देते होंगे, तो क्या इस हमारा जब मुठभेड़ होती है या नक्सलवाद को सफाई की बात होती है, तो उसमें प्रायोरिटी क्या है? उनको खत्म किया जाए या वापस किया? कितने विकल्प सुरक्षा बलों ने उनको उपलब्ध कराए हैं माओवादियों को? माओवादियों के पास अभी भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्यधारा में आकर शामिल हो जाए और एक शांतिपूर्ण जीवन, एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। उसके लिए शासन की पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सुविधा सहायता उपलब्ध की जाती है। जैसे विगत यदि 18 महीने की बात करेगा, 1600 से अधिक माओवादी कर हिंसा त्याग करके समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया। उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से लेकर सभी प्रकार का सहायता, उनकी आर्थिक सुविधा, ये सब चीज़ दी जाती है। और किसी का माओवादी संगठन में रहते उनका नसबंदी हो जाते, उनके रिवर्स वैसेक्टोमी ऑपरेशन के माध्यम से उनके एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए भी उनके लिए सहायता दी जाती है। और यदि माओवादी कर आत्मसम्मान के पश्चात शादी करने के लिए चाहते, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनका शादी के लिए भी जो सभी प्रकार का सहायता दी जाती है। और उनके आवासीय प्लॉट से लेकर उनके खेती करने के लिए भी यदि कोई जमीन की आवश्यकता, उसमें भी सहायता दी जाती है। और सभी प्रकार का एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका जितना भी जो हैंड होल्डिंग होना चाहिए शासन प्रशासन द्वारा उसका उपलब्ध की जाती है। इसलिए माओवादी से बार बार हमारा अपील रहा, जो हिंसा छोड़कर आकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए अभी भी वक्त है। यदि इस वक्त को यदि वो लोग खोलेगा, फिर आने वाले समय में काफ़ी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते हुए आकर आत्मसमर्पण करें और एक सामान्य जीवन जीने के साथ साथ बस्तर क्षेत्र का शांति, सुरक्षा और विकास के लिए उनका भी एक सकारात्मक योगदान हो सकता है उसमें। हमारा अंतिम सवाल ये है कि जितना पुनर्वास नीति पर नक्सलियों के ध्यान दिया जा रहा है, क्या उतनी सुख सुविधाओं का ध्यान शहीद परिवारों की ओर दिया जा रहा है? अभी पिछले दिनों एक आंदोलन भी उन्होंने शहीद परिवारों ने किया था, तो दोनों को लेकर के उनका आरोप था कि उनके लिए तो पुनर्वास नीति है। इवन कोई 8वीं पास 5वीं पास भी है तो उसको भी नौकरी कहीं ना कहीं मिल जा रही है, लेकिन क्या शहीद परिवारों के लिए ऐसा सुरक्षा बल या सरकार सोच रही है? बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारा सैकड़ों जवान ने शहादत दिया, हमारा अधिकारियों ने शहादत दिया। सभी जो हमारा बल सदस्य की शहादत के कारण ही है आज हम बस्तर में एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित करने का सपना देख पा रहे हैं। नक्सलवाद का अंत करने के एक हमने एक विचार को हम साकार करने की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। इन सब में हमारा शहादत, जो शहीद जवानों का शहादत हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में, हमारे लिए गाइडिंग लाइट के रूप में रहते हैं। और शहीद परिवार के लिए जितना भी उनके लिए देख रेख करने का, जो उनके लिए सुविधा के लिए, उनका आर्थिक सहायता से लेकर नौकरी, सभी प्रकार का कार्य के लिए हम समर्पित हैं। और उनकी कहीं भी कोई कुछ समस्या है उसका समाधान करने के लिए तत्काल जो हमारा पुलिस अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन, शासन सभी तत्पर होकर काम करते हैं। कभी कहीं कुछ कमी नजर आते है उसमें भी तत्काल शासन के निर्देश आते, उसी के तहत हम कार्रवाई करते हैं। और जिस परिसर में हम बैठा है, जो हमारा वाटिका है, ये भी हमारा शहीद जवान की स्मृति में बनाया गया। और जैसे क्षेत्र की जनता भी इधर आकर अपना शहीदों की शहादत को, प्रेरणा को नमन करते हैं, इससे हमको ताकत मिलते हैं। और निश्चित रूप से सभी शहीद परिवार का जो भी उनकी समस्या है और जो भी उनकी सुविधा की आवश्यकता है, उसमें हमारा प्राथमिकता है। उसी दिशा में लगातार शासन ने भी समय समय पर
आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं और हम उसका एग्जीक्यूट भी करते रहते हैं और आने वाले समय में भी हमारा ये प्राथमिकता रहे। और दूसरी ओर जो क्षेत्र का ऐसा कई ग्रामीण भी है बस्तर क्षेत्र की शांति सुरक्षा और विकास के लिए शहादत दिया, कई जनप्रतिनिधि भी अपना शहादत दिया, उन सबको भी हम नमन करते हैं और उनके परिवार का किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, कोई असुविधा ना हो, वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं और इसमें कभी भी कोई कमी नजर आती तो तत्काल उसका निराकरण करना हमारा एक प्राथमिकता रहेगा। कुछ ऐसा जो हमारे सवालों के दायरे में ना आया हो और आप बताना चाहते हो? छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इलाका में विकास कार्य को भी गति देकर एक नया सकारात्मक पहचान दिलाने का। इसी दिशा में क्षेत्र की पुलिस बल एवं सुरक्षा बल द्वारा समर्पित होकर लगातार कार्य कर रहा है। इसमें क्षेत्र की जनता का और सभी स्टेक होल्डर्स का काफ़ी अच्छा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। हम पुनः आप सबका आश्वस्त करना चाहते हैं बस्तर क्षेत्र अंतर्गत बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए एक नया सकारात्मक पहचान दिलाने में हम सब सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।